बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुअल्लिमा सहर अकरम। आज हम मज़मून उर्दू 20 स्टेप 6 मायाद अव्वल में उन्वान पढ़ेंगे रमूज़ो औक़ाफ़, कहानी नवीसी और इसमें ज़ात की इक़साम। इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है रमूज़ो औक़ाफ़। रमूज़ो औक़ाफ़ कहते किससे हैं? रमूज़ो औक़ाफ़ जो होते हैं ये छोटे छोटे से अलामतें छोटी छोटी सी होती हैं जो हम लोग उसमें उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में इसको पंक्चुएशन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सक्ता, वक्फ़ा, राब्ता, सवालिया, नदाइया या फजाइया, कौसैन और वावैन, अलामत हज़्फ़ और तफसीलिया, जंजीरा और ख़त्मा। ठीक है, वन बाय वन इनको रीड करते हैं। सबसे पहले है सक्ता, सबसे छोटा ठहराव, मतलब ये जैसे कोमा होता है इसको सबसे छोटा ठहराव भी कहते हैं। ये अलामत थोड़े से ठहराव के लिए लगाई जाती है, जैसे भूख प्यास। आपको पता है चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम लोग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल दो नाम लिखने, अली, अहमद, कासिम, तो उसके लिए हम लोग कोमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वक्फ़ा है। वक्फ़ा जो है वो सक्ते से कुछ ज़्यादा ठहराव है। ठीक है, होता तो ये भी छोटा सा लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि ये अलामत सक्ते से कुछ ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे यहाँ पे आपको मिसाल दी कि हाली की किताब। ठीक है, उसको 2 सेकंड के लिए हम लोग रुक जाते हैं, कोमा लगाते हैं, फिर यादगार गालिब, फिर 2 सेकंड के लिए रुके और फिर कोमा, और उसके बाद इकबाल की किताब। ठीक है, इसी तरह से। उसके बाद है राब्ता, वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव, मतलब सक्ता का जो ठहराव था वो सबसे छोटा था और वक्फ़ा का उससे थोड़ा ज़्यादा था और राब्ता का उससे थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, ये वक्फ़े से भी ज़्यादा ठहराव की अलामत और हस्बे ज़ैल मौक़ों पर बोली जाती है। जैसे कि किसी ने सच कहा है। ठीक है, किसी ने सच कहा है और उसके बाद हम लोग 2 डॉट्स भी लगाते हैं और फिर है 2 मल्लाओं में मुर्गी हराम। ठीक है, मतलब ये कि ये थोड़ा सा ज़्यादा इसको अरबी में भी हम लोग इन अलामतों को इस्तेमाल करते हैं और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा वक्फ़ा है। ठीक है, दिन हो या रात, यहाँ भी हम थोड़ा सा ठहरेंगे। फिर काम हो या तफरी, फिर थोड़ा सा ठहरेंगे। हमेशा और हर जगह अपनी सेहत का ख्याल रखो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग राब्ता इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई नेमत है तो यही है। ठीक हो गया। उसके बाद है सवालिया, सवाल के इजहार के लिए हम लोग जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो अलामत इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग सवालिया कहते हैं। आपको पता है ना, क्वेश्चन मार्क जो है ये मार्क भी होता है। ठीक है, और इसको हम लोग सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे। ठीक हो गया। उसके बाद नदाइया या फजाइया, ये जो है जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अफसोस। अभी अफसोस के बाद जो इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते होते हैं। ठीक है, छोटी सी लाइन लगा के डॉट लगाते होते हैं। अफसोस, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सका। ठीक हो गया। ओके, ओफो, किस कदर गर्मी है। अब ओफो के बाद आपका नदाइया या फजाइया आएगा और उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का जुमला आएगा। उसके बाद कोसैन, कोसैन जो ब्रैकेट होती है, जो दोनों तरफ ब्रैकेट होती है। ठीक है, कोई हम लोगों ने देना हो, क्या उसको कहते हैं, हवाला देना हो या कोई चीज़ ऐसी जिसके 2 मानी है, हमने एक लफ्ज़ पहले लिखा, एक फिर हम लोग उसको सैन में लिख देते हैं, मतलब डबल ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक हो गया। इसका कहते हैं इबारत का वो हिस्सा है जिसमें किसी किस्म का एतराज़ या वजाहत की गई हो, को सैन में लिखा जाता है। असलम के वालिद जो कि इस दुनिया से जा चुके हुए हैं, इसलिए लिखा हुआ खुदा मगफिरत करे। ठीक है, नेक इंसान थे। नेक्स्ट है मैं कल शाम जनाब बाग, अब ये जनाब बाग पर आपका इंतज़ार करूँगा। अब जनाब बाग में हमें ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ कौन से गेट, आपको पता पार्क्स के भी ज़्यादा गेट्स होते हैं, तो इसीलिए उसको लिख दिया हुआ है उसमें कोसैन में कि पहले गेट पे। उसके बाद है वावैन, वावैन होता है दोनों तरफ छोटी छोटी सी वाव, कोमाज होते हैं, डबल कोमाज होते हैं। ठीक हो गया। उसको हम लोग को कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं।
इक़्तिबास का नुमाया करने के लिए, यानी कि किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करें। कोई हदीस है, कोई इरशाद है, बारी ताला है, उसको हम लोग हाईलाइट करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग वावैन इस्तेमाल करते हैं। आपसे सर ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों तले है, जन्नत माँ के कदमों तले उन्होंने इरशाद फरमाया था ना, तो इसको हम लोग वावैन में लिखेंगे। उसके बाद है अलामत हज़्फ़। अलामत हज़्फ़ जो है उसको साइन ऑफ ड्रॉपिंग भी बोलते हैं। ये इतराज़ वाले जुमलों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं ना, कोई हम लोगों ने लफ्ज़ लिखा आगे, हम लोगों ने डॉट 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 डॉट्स लगा दिए, तो ये होता है अलामत हज़्फ़। इसमें जैसे है असलम, आगे उन्होंने अलामत हज़्फ़ लगा दी, और ना सिर्फ असलम बल्कि इसका सारा ख़ानदान, मतलब ये उसको मिला तो नहीं है लेकिन उसमें हम लोग अलामत हज़्फ़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज़ैद के ख़िलाफ़ है, ठीक हो गया। उसके बाद है तफसीलिया। तफसीलिया तो तफसील ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि लाइब्रेरी में इस वक्त दर्ज झैल कुतुब मौजूद। तफसीलिया आपको अब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि 2 डॉट्स हैं और इसको तफसील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी में इस वक्त दर्ज झैल कुतुब मौजूद हैं, ठीक है। वक्त की पाबंदी के बेशुमार फ़ायदे हैं, मतलब 2 जुमलों को मिला दिया लेकिन उसको हम लोगों ने तफसीलिया इस्तेमाल किया, तो हम लोग उसको डबल डॉट्स के साथ करेंगे। उसके बाद है ज़ंजीरिया। मरक्कब अल्फाज के अज्जा को नुमाया करने के लिए इसको हाइफन भी बोलते हैं। ये अलामत आमतौर पर मरक्कब इस्तेमाल के अज्जा के दरमियान होती है, मसलन अमरीकी, और आगे है ज़ंजीरा, और उसके बाद है रूसी सुलहनामा, ठीक हो गया। मतलब अमेरिका ने रूसी सुलहनामा पर दस्तखत किए नहीं किए, मतलब वो चीज़ जो है उनको मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है ख़त्मा। जुमले के ख़ात्मे के लिए फुल स्टॉप जो इस्तेमाल होता है उसको हम लोग ख़त्मा कहते हैं, ठीक हो गया। जैसे अल्लाह एक है, जुमला ख़त्म हो गया, वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा डॉट लगा दिया, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया, उसको कहते हैं ख़त्मा, ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों को ये एक वर्कशीट दी गई है। इसमें सवाल नंबर 1 है सख्ता, वक्फ़ा और राब्ता के फ़र्क को मिसालों के साथ बयान करें। आपने कोई सी 2 मिसालें लिखनी है जिसमें सख्ता भी हो, वक्फ़ा भी हो और राब्ता भी हो, ठीक है। उसके बाद है सवालिया और नदाइया अलामात की वजाहत करें, मिसालें भी दें। अच्छा, सवालिया और नदाइया अलामतें कौन सी होती हैं, आप अलामतें भी लिखेंगे और मतलब उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और साथ में उसकी मिसालें भी देंगे। उसके बाद है कोसैन और वावैन से क्या मुराद है। कोसैन में क्या फ़र्क है और वावैन से क्या मुराद है, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है वो आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद है तफसीलिया की तारीफ़ करें और मिसालें में। तफसीलिया क्या होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है वो लिखेंगे और उसके साथ में मिसालें भी देंगे। उसके बाद ख़त्मा क्या है। ख़त्मा जो आपको अभी हमने पढ़ा है, ख़त्मा क्या होता है, आप लोग ख़त्मा की डेफिनेशन लिखेंगे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो लिखेंगे और इनको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है रमूज़ो काफ की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। आप लोगों को कुछ जुमले ऐसे ही दिए गए, ना फुल स्टॉप है, ना वावैन है, ना कोसैन है, ना ख़त्मा है, ना सकता है, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन पूरे पैराग्राफ को आपने पढ़ के तो जहाँ जहाँ जो भी अलामत आती है आपने वो नोट करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद है कहानी नवीसी। कहानी नवीसी क्या होता है। कहानी से किसी भी हकीकी या फ़र्ज़ी, हकीकी मतलब जो चीज़ वाकई ही हुई हो, या फ़र्ज़ी मतलब होता है जिसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं फ़र्ज़ करो कैसा हो जाए, फ़र्ज़ करो ऐसा हो गया, ठीक है। तो कहते हैं किसी हकीकी या फ़र्ज़ी वाक़या। अब वाक़या ज़रूरी है कि या तो गुज़रा हुआ हो, वाकई ही ये हुआ हो, ठीक है, या फिर फ़र्ज़ी जिसको हम लोग फ़र्ज़ कर लेंगे हाँ ऐसे हो सकता है या कुछ इस तरह। उसको इंसानी तजर्बात या फिर इंसान के तजर्बात जो उसने अपने ज़िंदगी में कुछ तजर्बा किया हो तो उससे जो चीज़ सीखी हो उसको किरदारों मतलब हम ये कह सकते हैं कि करते हैं। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये किया, वो ये करेगा, ठीक हो गया। और मुकालमों के ज़रिए नसरी बयान का मतलब है, नसर का मतलब होता है कहानी के तौर पे लिखना। कहानी मतलब एक तो नज़म होती है, नज़म तो रिदम में लिखी जाती है, लेकिन जो नसर होता है वो पैराग्राफ्स की सूरत में लिखा जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं कहानी। उसके बाद है कहानी नवीसी की कुछ हदायत हैं वो हम लोग पढ़ते हैं।
कहानी हमेशा माजी यानी गुजरे हुए ज़माने में लिखनी चाहिए। आपको पता है कहानी हमेशा जो होती है वो 99% जो होती है वो गुजरे हुए ज़माने में ही होनी चाहिए। ठीक हो गया हम लोग। आपको पता है कि जब भी कहानी लिखते हैं तो कहते हैं एक दफ़ा का जिक्र था, एक दफ़ा का जिक्र है। अब है तो लिखते हैं लेकिन एक दफ़ा का जिक्र है मतलब वो पुराने ज़माने में थी। ठीक हो गया, यानी कि गुजरे हुए ज़माने में थी। कहानी के 3 हिस्से होते हैं, इब्तदा, वाक़या और नतीजा। इब्तदा में इब्तदाई चीज़ें, जैसे हम कहते हैं वो एक जैसे हम लोगों ने कहानी एक पढ़ी हुई है लालच बुरी बला है, तो हम लोग उसमें ये कहेंगे कि एक आदमी था वो अमीर होना चाहता था, मतलब ये इब्तदा हो गया। फिर वाक़या, वाक़या मतलब जो भी जिस चीज़ के बारे में आपने कहानी लिखनी है आप वो लिखेंगे। और उसके बाद नतीजा, नतीजा मतलब जो भी उस कहानी से हम लोगों ने अख़ज़ किया है, जो भी हमें उससे समझ आई है कि इसका क्या नतीजा हो सकता है, ठीक है, वो हम लोग मतलब सबक के तौर पे उसको लिखेंगे। उसके बाद कहानी लिखते वक्त वाक़यात का तरतीब में रखना ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि आपने शुरू वाली चीज़ें दरमियान में लिख दी, दरमियान वाली एंड पे लिख दी या दरमियान वाली शुरू में लिख दी, ऐसे नहीं करनी। इब्तदा और वाक़या और नतीजा आपने उसको एक तरतीब के साथ लिखना है। उसके बाद कहानी ना ही ज़्यादा मुख्तसर हो और ना ही तवील। आपको पता है कहानी जो होती है वो बिल्कुल 2-3 लाइन्स की नहीं होती और ऐसा भी नहीं होता कि 4-5 पेजेस की हो, ठीक है। इसलिए कहानी ना बहुत छोटी होनी चाहिए ना बहुत बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद है कहानी का उन्वान ज़रूर लिखें जो कहानी के मुताबिक हो। तब कहानी लिखते वक्त आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में कहानी लिख रहे हैं, ठीक है। ज़बान सादा और आसान होनी चाहिए और लंबे लंबे जुमले लिखने से गुरेज करें। मतलब छोटी छोटी लाइनें आपने ऐड नहीं करनी, बहुत बड़ी बड़ी 4-4 5-5 लाइन का आपने एक लाइन नहीं लिखनी। थोड़ी छोटी से जुमले आपने लिखने हैं, ठीक है। अगर कहानी का खाका दिया गया हो तो कहानी उसी के मुताबिक लिखें, इसमें किसी नई बात का इजाफा ना करें। मतलब अगर खाका मुराद है कुछ वर्ड्स आपको कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज जैसे आपको दिए जाते हैं वैसे दिया होगा तो आपने उसी के मुताबिक कहानी लिखनी है। उसके बाद है कहानी को वाक़यात के हवाले से पैरों में तकसीम करें। मतलब वाक़यात जितने वाक़यात हैं उस हिसाब से उनको पैराग्राफ्स अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखते हैं, ठीक है। ज़बान व बयान और इमला की गलतियों का ख़ास ख्याल रखें। और ये तो सिर्फ कहानी में भी, हर चीज़ में भी रखना चाहिए कि ज़ुबान सादा होनी चाहिए और इमला की गलतियाँ ना हों। कहानी लिखने के बाद दोबारा पढ़ें ताकि अगर कोई गलती रह गई हो तो इसे दुरुस्त किया जा सके। और ये तो आपको पहले भी बताया जाता है कि आपने जब काम कंप्लीट कर लिया है, पेपर है या कुछ भी टेस्ट है या वैसे आप काम कर रहे हैं तो उसको उसके बाद पूरा लिखने के बाद एक दफ़ा रीड करें ताकि कोई गलती है तो वो ख़त्म हो जाए, गलती हो तो उसको आप ठीक कर सकें। उसके बाद आखिर में कहानी का नतीजा ज़रूर लिखें। जैसे हम लोग का इखलाकी सबक होता है, मतलब जो उससे हमें जो सबक मिलता है उसको आखिर में लाजमी लिखना चाहिए। ये आप लोगों की कहानी नवीसी है, ठीक हो गया। उसके बाद है इसमें ज़ात की इकसाम। सबसे पहले है इसमें ज़ात होता क्या है। इसमें ज़ात किसी चीज़ का वो नाम है जिससे इस चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ों से अलग समझी जा सके। इसमें ये कहा गया है इसमें ज़ात वो चीज़ है जो उस इंसान को या उस चीज़ को दूसरी चीज़ों से अलग कर सकती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें इंसान की, इंसान भी क्या, हम एक बच्चे की बात करते हैं, हम कहते हैं ये अली है, ठीक हो गया। अब हम अली को किसी जानवर के साथ तो नहीं मिला सकते कि अली जो है वो एक शेर है। अब देखें इंसान की खसूसियात अलग हैं, जानवरों की अलग हैं, ठीक है। हमें पता चलता है ना ये जानवर हैं, ये परिंदे हैं, ये इंसान हैं, ये पौधे हैं, ठीक है। ये खसूसियात उनकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर, जैसे किताब है और पेन है, दो अलग चीज़ें हैं, मतलब इनकी पहचान अलग है। तो इन चीज़ों को जाहिर करने के लिए इसको इसमें ज़ात कहते हैं। मसलन घोड़ा चालाक जानवर है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है घोड़ा चालाक जानवर। अब जो घोड़ा है घोड़े के साथ उन्होंने कहा हुआ है कि चालाक जानवर है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि घोड़ा म्याऊं म्याऊं करता है, नहीं ना कह सकते, क्योंकि ये बिल्ली की ही पहचान है, ठीक होगी। इस तरह किताब, कलम, पेंसिल, स्लेट, तख्ती बाज़ार से ख़रीदो। गाय दूध देती है, आपको पता है दूध गाय देती है, बकरी देती है। जब दूध की बात करेंगे, दूध देने की बात करेंगे तो हमारे जहन में कुछ ही जानवर आएंगे, ठीक हो गया। मतलब इनको अलग अलग इसमें ज़ात करती है, यानी किसी चीज़ की पहचान के लिए, किसी चीज़ को दूसरों से अलग करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल है वो उसको कहते हैं इसमें ज़ात।
यहाँ पे आप लोगों को इसमें ज़ात के इकसाम दिए गए, 5 इकसाम हैं। इसमें मुकब्बर, इसमें मौसगर, और इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, और इसमें सोत। जो आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर क्या किसे कहते हैं? वो इसम जिसमें किसी चीज़ के बड़ा होने को ज़ाहिर किया गया हो, मतलब किसी चीज़ का साइज़ बड़ा हो, ठीक है, या कोई ऊंचा है, मतलब किसी चीज़ के बड़ा होने की, बहुत ऊंचा या बहुत बुलंद या बहुत बड़ा होने की जो चीज़ ज़ाहिर की जाए उसको कहते हैं इसमें मुकब्बर। जैसे पहाड़ी से पहाड़, थाली से थाल, ठीक हो गया। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं खिड़कियाँ बड़ी हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि कमरा कह सकते हैं, कमरे से स्कूल कह सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है इसमें मौसगर। इसमें मौसगर में वो इसम जिसमें किसी चीज़ की छोटा होने को ज़ाहिर किया जाता है, मसलन पर्चा से पर्ची, प्याला से प्याली। जैसे किसी भी चीज़ को हम लोगों को छोटा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। उसके अलावा कहते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें उलट कर लेंगे थाल से थाली, ठीक हो गया। इसमें ज़र्फ़ वो इसम जो वक्त या जगह के मानी ज़ाहिर करे, यानी कि ये वक्त को भी ज़ाहिर करे और जगह को मानी को भी ज़ाहिर करे। इसकी 2 इकसाम हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। 2 इकसाम कौन सी? इस ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मा। इसमें ज़र्फ़ मकान में जगह या मुकाम को ज़ाहिर करता है, मसलन मस्जिद, स्कूल, बाग, घर, ठीक हो गया। और उसके बाद इसमें ज़मा में है आज, शाम, मतलब कि दिन को, मतलब कि उस ज़माने को। पहला है उस जगह को, जगह मतलब स्कूल हो गया, घर हो गया, कोई पार्क हो गया, या फिर कोई भी जगह होती है ना, हॉस्पिटल हो गया, ठीक हो गया। लेकिन इसमें ज़र्फ़ ज़मा में है वक्त, सुबह, दोपहर, शाम, उसके बाद रात, ठीक हो गया, आज, कल, यानी कि टाइम को ज़ाहिर करता है। उसके बाद इसमें आला, वो इसम जो किसी औज़ार या हथियार के मानी ज़ाहिर करे, मतलब किसी औज़ार या हथियार, मतलब कोई चीज़ें, जैसे पंखे हो गए, इस्त्री हो गई, छुरी हो गई, बंदूक हो गई, तराजू हो गया, मतलब आला होता है चीज़ें मापने वाला, और वो होता है औज़ार होता है, जैसे पिस्टल्स हो गई। औज़ार मतलब जो जंग में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, या हम ये कहते हैं जो चीज़ें दूसरी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक हो गया, उनको हम लोग कहते हैं औज़ार। उसके बाद है इसमें सोत, वो इसम जो किसी जानदार या बेजान चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करे, इसमें सूत कहलाता है, ठीक है। मतलब जैसे जानवर हैं वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते, मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। अब हमें आवाज़ सुनेंगे तो हमें जानवर का पता चल जाता है ना, मतलब किसी जानदार या बेजान की आवाज़ को उससे ज़ाहिर करता है, तो उसको कहते हैं इसमें सूत। जैसे कि चूँ चूँ, काएँ काएँ, टक टक, टन टन, ठीक हो गया। चूचू आपको पता है कि चूज़े की आवाज़ होती है, काएँ काएँ आपको पता है कौवे की आवाज़ होती है, ठीक है। इसी तरह से जो आवाज़ों को अलग करते हैं इसको कहते हैं इसमें सूत। आप लोगों के नेक्स्ट है तहरीरी काम। तहरीरी काम में आप लोगों का कंदीले अदब, ठीक है, जो उर्दू बी वाली आपकी बुक है कंदीले अरब, उसका अदब, उसका आप लोगों ने सफ़ा नंबर 84 और 85 जो है वो किताब पर ही मुकम्मल हल करना है, ठीक हो गया। और उसके बाद है इसमें मौसगर और इसमें मुकब्बर के जुमले लिखें। कोई से 5-5 आप लोगों ने जुमले लिखने हैं इन दोनों के, ठीक हो गया। ये आप लोगों का तहरीरी काम है जो आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक से नोट करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।